नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत नई वीडियो में। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तहे दिल से आपका आभार। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको आपकी जो क्वेरीज़ थी, आपने जो कमेंट किए थे पिछली वीडियो के रिगार्डिंग, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक कमेंट आया था कि एक ग्रामर की स्पेलिंग एरर जो थी, वो बता रहे थे कि वो गलत है, जबकि मैं आपको इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है जो बताई गई थी। ER उसमें नहीं आता है लास्ट में जाके, ARE आता है, GRAMMAR आता है, वो ग्रामर की ये स्पेलिंग होती है। तो यही स्पेलिंग करेक्ट है और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरर में क्वेश्चंस में ये आता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा एक आया था एक रिक्वेस्ट एक भाई ने डाली थी, उसमें कहा था कि सर डेली 2 वीडियो दिया करो प्लीज़। तो हम इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगले आने वाले टाइम में हम 2-2 वीडियो देंगे। संडे सैटरडे मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, तो तब आपको हो सकता है 2 या 3 वीडियो एक्स्ट्रा वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। बाकी डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी, आपकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है वो आपकी आती रहेंगी इंग्लिश पे लेके। और अगर आप चाहेंगे कि किसी और टॉपिक के ऊपर या किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं, तो वो भी आप मेरे को बताइएगा, वो भी मैं आपको ज़रूर इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ साथ अपने दोस्तों को आप इसको शेयर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 5 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो ये 5 टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड हम करेंगे स्पेलिंग एरर, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स। ये 5 टॉपिक हैं, इनके ऊपर हम 10-10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में आप करेंगे। तो आपसे एक मेरा निवेदन रहेगा कि आप जब भी वीडियो में आगे बढ़ते हो, तो जैसे ही मैं अपनी स्लाइड खोलूँगा, तो जो क्वेश्चंस आएँगे, तो आप पहले क्वेश्चंस देख के वीडियो पॉज़ कर लें। उसके बाद एक बार आप अपनी तरफ से उनको आंसर करके देखें, और फिर आप अपने आप को चेक करें कि आपके कितने आंसर सही थे। जब मैं आपको आंसर करवाऊँगा, तब अपने आप के आंसर चेक करेंगे आप उसमें कि आपके कितने आंसर सही थे। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और दूसरा मैं आपको एक और आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो वीडियो में जो भी कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, वो बड़ी मेहनत करने के बाद मैं उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ ना सोचें कि आपको गलत कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, या कोई आंसर है जो आपका गलत आपको बताया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। जो भी मैं इस वीडियो में जो भी आपको आंसर वगैरह जो भी आपको बताऊंगा, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी बुक से लाके और कॉपी करके पेस्ट कर दियो, नहीं। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो गाइज, आप सोचते होंगे कि 20 मिनट की वीडियो, 20 मिनट का आपको हम इतना ही मेहनत हमारा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कम से कम 4 या 5 घंटे एक वीडियो बनाने के लिए हम अपना खर्च करते हैं। उसमें हम कंटेंट को सर्च करते हैं, उसके बाद कंटेंट लेने के बाद उसका आंसर की से एग्जैक्ट जो एग्जाम में माना गया है, वो आंसर हम सर्च करते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है, उसको फिर सेट करते हैं। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि आपको गलत कंटेंट मिले, तो इसलिए हम आपको सारा बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप विश्वास कर सकते हैं कि हम एक अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। हो सकता है कोई एरर हो भी सकती है, तो आप उसको कमेंट कर दें, तो मैं उसको दोबारा से मतलब सर्च करके अगली वीडियो में उसके बारे में बिल्कुल आपको अपडेट कर दूंगा। अगर कोई गलती हो भी जाती है, तो हो भी सकती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए वीडियो में मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, उस टाइम माइंड से चूक गया और वो मैंने गलत आंसर टिक कर दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक संभावना है, बहुत कम संभावना रहेगी कि कोई क्वेश्चन गलत हो। मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% आपको बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेसी मिलेगी यहाँ पे, इसका कोई इशू नहीं रहेगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, ये बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम्स में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी गाइस। तो आप इनको एक अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, और मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी अप्रोच क्वेश्चन को हल करने की एक डेवलप हो जाए, इस हिसाब से मैं करूँगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूँ और टिक मारूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप इस टाइप का चाहते हैं, तो मैं उस टाइप का भी कर दूंगा। तो आप उसका मेरे को कमेंट भेजें। और आप जो भी आपको वीडियो अच्छा लगा, या कोई भी पार्ट अगर ख़राब लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कौन सा अच्छा आपको लग रहा है, या आपको कंटेंट समझ आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपको समझ आ रहा है। तो चलो गाइज, वीडियो में बढ़ते हैं। तो गाइज, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो गाइज़ ये हम सबसे पहले यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे जो पहले की तरह जो पिछले एग्ज़ाम में पिछले पेपर में हमने किया था, उसी की तरह हम यहाँ करने वाले हैं। तो स्पेलिंग एरर के ऊपर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हमारे स्पेलिंग एरर हैं गाइस। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आंसर करवाएँगे। तो आपने पढ़ा होगा पहला क्वेश्चन, तो इसमें ये फ़ॉरेन बिल्कुल करेक्ट है। फ़ॉरेन की स्पेलिंग यही होती है, बाकी और सारे स्पेलिंग्स हैं वो गलत हैं। हम जो स्पेलिंग एरर है वो फटाफट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कुछ समझाने का कुछ होता नहीं है, इसमें बस देखना होता है आपको। सेकंड में एक्स्ट्रावेजेंट, ये करेक्ट है। थर्ड में मिनिएचर, फोर्थ एक्सट्रैक्ट, फिफ्थ में थ्रिलर, सिक्स में नॉलेज, सेवन में नोटिसेबल। तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि ये मीनिंग है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम से ही उठाया गया है इनको कंटेंट को। तो आप इनको ऐसा नहीं कि इग्नोर नहीं मारना है आपको, इनको बिल्कुल देखते हुए ही चलना है। ठीक है गाइस, तो आपने ये कर लिया होगा। अगला इसमें पैसेंजर को पे आप विशेष ध्यान रखें। कन्वीनियंस, स्पेलिंग को याद रखें आप। और एक्जिलरेट, तो इसको भी आप याद रखें। तो गाइज इसमें आप देख लें, ये सारी है जो आप चेक कर सकते हैं आप अपने आप की कि कितने आपकी सही हुई है। अब आता है पोर्शन अगला, जो समझाने की चीज़ें हैं वो आगे अब तो गाइज़ ये आ जाते हैं वन वर्ड। तो अब हम वन वर्ड करेंगे, एक एक को समझते हुए करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा फास्ट होना चाहिए तो आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप इसका स्पीड थोड़ा 1.25 या 1.5 कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँ। तो आपको अगर जल्दी चाहिए तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारे वन वर्ड गाइस, वन वर्ड। तो इसमें सबसे पहले वन वर्ड है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, डांस को सिखाने की और उसको व्यवस्थित करने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन है कि डांस को सिखाने की और अरेंज करने की जो व्यवस्था होती है, जो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो गाइज उसको कोरियोग्राफी कहते हैं। डांस सिखाने की, जो डांस सिखाया जाता है उसको कोरियोग्राफी कहते हैं, और जो डांस सिखाता है उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। तो आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, कोरियोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें किंतु परंतु वगैरह कुछ नहीं है, सारा आपको याद रखना है। तो ये एक क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम से ही हमने ये लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इसीलिए हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें गाइस। अगला क्वेश्चन है ए वॉयलेंट विंड स्टॉर्म। ए वॉयलेंट विंड स्टॉर्म, वॉयलेंट मीन्स होता है हिंसक, वॉयलेंट मीन्स होता है हिंसक, जो ऐसा जो मारने वाले, जो मार भी दे, इस टाइप का हिंसक होता है। और वाइंड स्टॉर्म, जो वाइंड स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी जो आती है उसको हम वाइंड स्टॉर्म बोलते हैं। तो उसको अगर एक शब्द में कहेंगे तो एक शब्द में क्या कहेंगे, तो एक शब्द उसका होता है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मीन्स होती है जो तूफान टाइप का होता है उसको टेम्पेस्ट बोलते हैं गाइज। और जैसे इनका भी बारे में आपको बता देता हूँ, ये टेम्पेस्ट हो गया। बाकी ये होता है ड्राफ्ट, इसका मतलब होता है मसौदा, प्रारूप। ये होता है ड्रॉट मीन्स होता है सूखा। और ये होता है टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण, जहाँ पर शीत और उष्ण दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको ये कहते हैं। तो इसमें टेम्परेट सही है गाइज। अगला है द हाइएस्ट पॉइंट। द हाइएस्ट पॉइंट इसका मतलब क्या होता है, हाइएस्ट पॉइंट, जिसको हिंदी में कहेंगे आप उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु। तो इसका एक ही आंसर होता है, जो करेक्ट आंसर है वो गाइज है जेनिथ। तो द हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं जेनिथ। बाकी हॉरिजन का मतलब होता है क्षैतिज, पैराडाइज, स्वर्ग, नादेर, ये नहीं आते, तो हाईएस्ट पॉइंट होता है जेनिथ। ओके, नेक्स्ट है वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, जो बोल ही नहीं पाता उसको क्या कहते हैं, वो गाइज उसको गूंगा कहते हैं। तो उसका इंग्लिश में होता है डम्ब, उसको डम कहेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ लॉइंस, ए ग्रुप ऑफ लॉइंस, शेरों का समूह, ए ग्रुप ऑफ लॉइंस, शेरों का समूह। तो शेरों का समूह, इसको गाइस प्राइड कहते हैं, प्राइड, शेरों के समूह वाले उसको प्राइड कहते हैं। और मैं आगे ये भी बता देता हूँ, जो ऑप्शंस में जो चार हैं इनमें जो इंपॉर्टेंट है हर्ड, है हर्ड, HEA
RD, हर्ड, हर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ये हर्ड भी होता है, इसका मतलब भी झुंड होता है। लॉयंस, जैसे एक ग्रुप ऑफ लॉयंस, तो लॉयंस हैं, शेर है, उनका ग्रुप है, दल है, पूरा झुंड है, उसको तो कहते हैं प्राइड। लेकिन अगर एनिमल्स का अगर कोई झुंड है तो उसको क्या कहेंगे? एनिमल्स का तो उसको कहते हैं हर्ड। तो ये हो जाता है जानवरों का, ठीक है। ये जानवरों का झुंड होता है, उसको हर्ड बोलते हैं, ठीक है। और फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब भी झुंड होता है, लेकिन ये ऐसा झुंड है, फ्लॉक का मतलब भी झुंड होता है, लेकिन इसका ये एक इस टाइप का झुंड है, जैसे एक ही टाइप की कैटेगरी के जो पक्षी होते हैं और वो उड़ के जाते हैं, और या फिर वो रेस्ट करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, या फीडिंग वगैरह वो करते रहते हैं, एक झुंड में जो करते रहते हैं, उसको हम फ्लॉक कहते हैं गाइस। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इनमें से भी आ सकता है, हर्ड का आ जाए, मान लीजिए कि जानवरों का झुंड है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स का आ जाए तो वो हर्ड कहते हैं उसको। और ए नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड फीडिंग या रेस्टिंग एंड ट्रैवलिंग टुगेदर, जो साथ साथ ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, जो पक्षी होते हैं जो एक ग्रुप के, तो उनको हम फ्लॉक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आप ध्यान रखिएगा गाइस। हाँ, तो अगला है गाइस, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी somebody he isn't। तो इसका मैंने लिखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा आया है, तो ये शुड आंसर। तो आप खुद इसका आंसर देंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप एक बार देख लें, आपको आंसर इसको खुद करना है कि इसका क्या आंसर होगा। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ पेस्ट्स, किलिंग ऑफ पेस्ट्स, किलिंग ऑफ पेस्ट का क्या मतलब होता है? किलिंग मतलब एक तरीके से किलिंग उसको कहेंगे, मारने को कहेंगे किलिंग। और पेस्ट, पेट्स मीन्स होता है कीट होते हैं, कीट्स होते हैं, उनको कीट्स कहते हैं। तो जो कीटों का जो वध करना, एक तरीके से कीटों को मारने का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गाइस पेस्टिसाइड। पेस्टिमाइड, कीटनाशक, कीटों का वध करना, उसको एक तरीके से बोलते हैं, तो पेस्टिसाइड इसको बोलेंगे। और अगला जैसे हम ये देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड, इसको आप आंसर को टिक कर लीजिएगा। और जैसे अगला ऑप्शन में जैसे है पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड, तो पेट्रीसाइड क्या होता है? तो गाइस पेट्रीसाइड होता है जो कोई अपने पिता की हत्या खुद कर देता है, तो पिता की हत्या खुद करता है उसको पेट्रीसाइड बोलते हैं। जो पिता की हत्या करने वाला, उसको पेट्रीसाइड बोलते हैं। सुसाइड आप जानते ही हैं, सुसाइड, सुसाइड करना, खुद का अंत कर लेना, वो सुसाइड होता है। और जैसे इसमें हर्बिसाइड लिखा हुआ है, हर्बिसाइड क्या है? तो हर्बिसाइड भी एक तरीके, जैसे कीटों को मारने को कहते हैं कीटनाशी, तो इसका मतलब होता है पेस्टिसाइड। तो हर्बिसाइड का मतलब होता है जो एक तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, जो जैसे हम क्या कह सकते हैं, खेतों में जो खरपतवार होती है उसको मारते हैं हम, जो प्लांट छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको मारते हैं, नष्ट करते हैं कोई दवाई छिड़क के। तो उसको दवाई छिड़क के जो नष्ट करते हैं, तो उसका जो वो आता है उसको हम कहते हैं हर्बिसाइड, हर्बिसाइड। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पेट्रिसाइड है, ठीक है। किलिंग ऑफ पेट्स, तो इसका आंसर पेट्रिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट है, एक ग्रुप ऑफ शिप्स, एक ग्रुप ऑफ शिप्स, शिप्स मीन्स होता है जहाज, जहाजों का ग्रुप, जहाजों का ग्रुप। तो जहाजों के ग्रुप को क्या कहते हैं? उसको बेड़ा कहते हैं उसका, और उसका इंग्लिश है फ्लीट, फ्लीट। तो ग्रुप ऑफ शिप्स फ्लीट, उसको जहाजों का बेड़ा कहते हैं। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, वन कोई जो कि अनेबल टू रीड, पढ़ने में और या लिखने में नहीं सकता, अनेबल है मतलब जो लिख और पढ़ नहीं सकता, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप इलिटरेट, इलिटरेट बोलेंगे। और दूसरा गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो इलिटरेट है इसके स्पेलिंग को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्पेलिंग एरर में आपसे ये पूछा जा सकता है, इलिटरेट, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। बाकी जैसे जो पढ़ नहीं सकता उसको क्या, इलिटरेट। अगला जैसे है इनकॉम्प्रेहेंसिबल, जो समझ ना आ सके, उसको इनकॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। और फ्रूगल, फ्रूगल को बोलते हैं मितव्ययी, मितव्ययी, अल्पव्ययी, जो खर्च कम करता हो उसको। और इलिजिबल तो होता ही है, जो अयोग्य होता है उसको इलिजिबल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इलिटरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डे और एन इवेंट, मतलब किसी दिन का और किसी तिथि का या घटना का जो ईयरली सेलिब्रेशन होता है, वार्षिक उत्सव होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको एनिवर्सरी कहेंगे गाइस। किसी की शादी की एनिवर्सरी होती है तो उसको
एनिवर्सरी कहते हैं, तो लाइक वो एक साल में जाके इवेंट होता है, तो वो तो उसको कहते हैं एनिवर्सरी। तो गाइज इस तरीके से आपके ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। अगला हम अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट गाइज एंटोनिम्स, एंटोनिम्स के ऊपर अब हम बात करेंगे। 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के, फटाफट कर लेते हैं। एंटोनिम्स आपको रटने होते हैं, एंटोनिम्स में ये मैं बता देता हूँ। करंट, करंट, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है वर्तमान। करंट का मतलब कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता गाइज, करंट का मतलब होता है वर्तमान। और वर्तमान का एंटोनिम्स मतलब विलोम, विलोम हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो विलोम क्या होगा? जनरल, जनरल मीन्स तो सामान्य, तो वर्तमान का जनरल हो नहीं सकता। मॉडर्न, मॉडर्न आप आधुनिक मॉडर्न। प्रेजेंट, जैसे इधर प्रेजेंट देख रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब भी वर्तमान ही होता है। तो करंट और वर्तमान ये तो सिमिलर हो गया ना, तो इसको सिनोनिम्स हम कह सकते हैं, लेकिन हमें एंटोनिम्स चाहिए, तो वो है पास्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पास्ट। तो गाइज इसका क्या आंसर होगा? पास्ट। तो ये हो गया पास्ट। नेक्स्ट है फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है किसी चीज़ से हम फेमिलियर होते हैं, परिचित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं फेमिलियर। तो उसका उल्टा अगर हमें देखना है, विलोम शब्द देखना है, एंटोनिम्स देखना है, तो उसका देखिएगा यूजुअल, यूजुअल मीन्स होता है सामान, कॉमन, कॉमन भी सामान होता है, नॉन जो परिचित, तो फेमिलियर और नॉन, तो ये सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन एंटोनिम्स ये नहीं हो सकता। तो अगला क्या है? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी। तो फेमिलियर है परिचित, और स्ट्रेंज का मतलब है अजनबी। तो एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विलोम, तो क्या होगा? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज कॉशियस, कॉशियस, कॉशियस में होता है सतर्क। कहीं पे आपको चेतावनी दे देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे सतर्क रहें आप, तो इस टाइप से तो उसको कहते हैं कॉशियस। तो कॉशियस का जो विलोम होगा, सतर्क रहना होता है कॉशियस, तो इसका मतलब जो सतर्क नहीं रहता, लापरवाह होता है। तो देखते हैं कौन सा है इसमें। तो इसको डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील, जो विचारशील होता है वो। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। ओके, तो ये नेग्लिजेंट इसमें हो जाएगा। बाकी प्रूडेंट, विवेकपूर्ण, अलर्ट, सतर्क। तो कॉशियस का अलर्ट तो क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम्स हो सकता है, इसलिए नेग्लिजेंट होगा। नेग्लिजेंट मीन्स लापरवाह, लापरवाह करना, नेग्लेक्ट कर देना वगैरह जो भी है। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल, 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 ट्रैंक्विल कहते हैं गाइस जो शांत टाइप का होता है ना, उसको ट्रैंक्विल कहेंगे आप। तो अब शांत का विलोम शब्द क्या है? अशांत या कोई इस टाइप का कुछ होना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो जैसे ये है काम, तो काम मीन्स होता है शांत, पीसफुल भी शांत, कूल, 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 तो आपको पता है कूल भी शांति एक तरीके से। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब होता है तूफानी। तो ट्रांसक्विल मीन्स होता है शांत, और ये होता है तूफानी। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द हो गया तूफानी। तो ट्रांसक्विल का तूफानी हो जाता है। अब गाइस जाता है लिंजर। नेक्स्ट आता है लिंजर। तो लिंजर का क्या होगा? लिंजर का मतलब होता है गाइस, एक सेकेंड, हाँ ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, लिंजर का मतलब होता है एक तरीके से जो कहते हैं ना देरी कर देना या विलंब कर देना, तो इसका होता है लिंजर। तो लिंजर का होता है देरी कर देना या विलंब कर देना। तो इसका देरी करी, तो मतलब अब विलोम इसका क्या होगा? त्वरित करना या शीघ्र करना, जो भी करना होता है। तो देखते हैं कौन सा मीनिंग है उसका। क्विकन, क्विकन मीन्स होता है शीघ्र करना, क्विक, क्विकली, क्विकन। तो लिंजर का आप याद रखें, एंटोनिम्स होता है क्विकन, स्टॉप, रोकना, वेट, इंतजार करना। ठीक है, और डिफर का मतलब होता है स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना वगैरह, तो इसका हो नहीं सकता, तो क्विकन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है गाइस जोवियल। जोवियल मीन्स होता है हंसमुख टाइप का होता है, उसको जोवियल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? तो कल भी एक ग्लूमी वर्ड आया था, ग्लूमी, उदास। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, और उदास का एंटोनिम्स ही पूछा था ग्लूमी का, तो वो हमने क्या बताया था? ब्राइट, चमक, चमक वाला। तो ब्राइटनेस जो होती है ग्लूमी और एक ब्राइट। तो ये जोवियल का मतलब होता है हंसमुख, या फिर इसका अगर आप सिनोनिम्स देखेंगे तो ब्राइट हो सकता था, समझ गए आप? तो इसका लेकिन जो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है वो हो गया ग्लूमी, ग्लूमी। क्योंकि हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकने, हिचकने वाला, तो एक तो हंसमुख है, हिचकने वाला नहीं हो सकता, तो उदास, एक हंसमुख और एक उदास, तो ग्लूमी हो गया। चेयरफुल, खुशी है, टायर्ड, थका हुआ, तो ये हो नहीं सकते, तो ग्लूमी हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब होता है रिलैक्स करना, आराम, मतलब रिलैक्स हो गए, आराम करना, ये होता है गाइस। तो इसका एंटोनिम्स देखेंगे, तो देखिए काम तो मीन शांत होता है, एरोगेंट एक अहंकारी टाइप से होता है, पीसफुल भी शांत होता है, तो होगा क्या? टेंस, टेंस मीन्स तनावग्रस्त। ठीक है, तनाव में होता है उसको टेंस कहते हैं, तो रिलैक्स का टेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट है गाइस स्टिफ। नेक्स्ट है
स्टिप, स्टिप का मतलब होता है एक तरीके से ढलान टाइप का होता है, ढलान होता है उसको स्टिप कहते हैं, ठीक है, ढलान होता है उसको स्टिप कहते हैं। तो उसका जो एंटोनिम्स क्या होगा वो होगा इस फ्लैट, फ्लैट मीन्स समतल, क्योंकि सैलो, सैलो का मतलब होता है उथला छिछला टाइप का होता है वो, रफ होता है वो खुरदरा होता है, और नैरो का संकीर्ण होता है, बिल्कुल छोटा होता है, मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, बिल्कुल हल्का होता है, उसको हम नैरो कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लैट, ओके। तो इसका आपका फ्लैट हो गया। नेक्स्ट है कैप्टिविटी, नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद करना, कैद में रखना या अधीन कर लेना, अधीनता टाइप से जो भी होता है उसको कहते हैं कैप्टिविटी। अब जब अधीनता है, कैद है, बंदा बंदिश में है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, उसका मतलब होगा स्वतंत्रता, स्वतंत्र, तो उसका होता है लिबर्टी, लिबर्टी मीन स्वतंत्र, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट मीन्स तो होता है जेल, कारावास, ठीक है। चीयर, चीयर तो आपको पता ही है, चीयर खुशी। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध करना, तो ये तो इसका लिबर्टी हो जाएगा गाइस। तो अगला है गाइस, एक बचता है इसमें, वो भी हम कर लेते हैं, अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृत करना, अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृत करना। तो स्वीकृत करना का उल्टा क्या हो, अस्वीकृत करना, तो अस्वीकृत मतलब रिजेक्ट, तो इसका हो जाएगा रिजेक्ट करना, क्योंकि एग्रीमेंट तो होता है सहमत, तो अप्रूव या एग्री ये एक सेम चीज हो सकती है। अपील तो किसी किसी भी चीज अपील कर देते हैं ना, अपील करना तो वो हो गया। कन्फर्म का मतलब होता है पक्का, तो तो ये है, तो इसका अब अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट करना। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल रट के जाएं। और वीडियो का आप जैसे आपने देख लिया, अगर आपको दोबारा देखना हो तो क्या करेंगे कि आप स्पीड आप बढ़ा के और आपके कानों में ईयरफोन में लगाओ और आराम से मस्त सुनते रहो, तो ये याद भी हो जाता है आपको, इसका कोई इशू नहीं रहेगा। तो अगला हम पार्ट करते हैं। तो गाइज अब करते हैं हम सिनोनिम्स, समानार्थी, जिसको पर्यायवाची हिंदी में कह सकते हैं आप। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। अब इसमें आता है आपका कर्टियस, कर्टियस, ओके, कर्टियस। अब इसका हमें पर्यायवाची देखना है। कर्टियस मतलब होता है विनम्र, कर्टियस में तो होता है विनम्र। विनम्र का पर्यायवाची देखेंगे हम, तो ऑप्शनल, ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब तो है वैकल्पिक एक तरीके से। एरोगेंट, जो एरोगेंट होते हैं, घमंडी टाइप होते हैं वो। और मेरिटोरियस, जो मेधावी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं वो। तो ये तो था विनम्र, ये तो है विनम्र, तो हमें देखना है विनम्र का। तो इसका होता है पोलाइट, इसमें है पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना, उसको कहते हैं इन्फ्यूरिएट। तो उसका गाइज हो जाएगा सिनोनिम्स, इनरेज। आप याद कर लें ये इनरेज, इनरेज का मतलब गुस्सा दिलाना होता है, क्योंकि इंगेज का मतलब होता है किसी काम में इंगेज कर देना, काम में लगे रहना। इनहांस का मतलब होता है वृद्धि, इनहांस करना, बढ़ाना। और इंडू का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को प्रोवाइड करना वगैरह, तो वो हो नहीं सकता, तो इनरेज इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्वियस, ऑब्वियस कहते हैं ना ऑब्वियसली, हाँ, तो ऑब्वियस तो ये होता है जाहिर तौर से या स्पष्ट रूप से। तो इसका सिनोनिम्स अगर आप देखेंगे तो होगा एविडेंट, एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, वेरियस मतलब विभिन्न, अलग, डिफरेंट टाइप के। और जो वैग्यू होता है, वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। तो ऑब्वियस का होता है स्पष्ट, अगर आप इसको एंटोनिम्स में पढ़ते तो ऑब्वियस अगर आ जाता है उसका एंटोनिम्स पहुंचता है, और उसमें अगर वैग्यू होता तो आप उसको कर सकते थे, वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है सिनोनिम्स, इसलिए आपका आंसर होगा एविडेंट, ओके। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या होगा आशावादी का, आशावादी टाइप का ही कोई सिनोनिम्स होगा। क्रिटिक तो होता है आलोचक, क्रिटिक तो होता है आलोचक। डिस्टिंक्ट, ये एक तरीके विशिष्ट हो गया। और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। तो आइडियलिस्ट, अब ये आइडियलिस्ट बचता है, आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी। तो आशावादी और आइडियलिस्ट ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के गाइस। नेक्स्ट है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी। बेनेवोलेंट का मतलब परोपकारी होता है। अब उसका देखेंगे, माइजर, कंजूस, क्रूयल, क्रोध, क्रूर जो होता है उसको क्रूयर कह सकते हैं। और मेलवोलेंट, इसमें कह सकते हैं द्वेषपूर्ण जो होता है उसको। तो इसका सही आंसर जो है वो गाइज होगा जेनेरियस, जेनेरियस में होता है उदार, उदार हृदय, परोपकारी। तो बेनेवोलेंट का जेनेरियस हो जाएगा इसमें गाइज। अगला है हैरेस, हरास, हरास करना कहते हैं किसी को, हरास करना, हरास मतलब होता है परेशान करना किसी को। तो परेशान करने का पर्यायवाची क्या होता है मोलेस्ट, मोलेस्ट मतलब भी होता है हरास करना, मोलेस्ट करना, ठीक है। तो असिस्ट मतलब होता है शायद, कंफर्ट आराम है ही, स्कैर
तो आपको पता ही है डराना, स्कैरी वगैरह, तो ये हो नहीं सकते। तो हरास का हो गया मोलेस्ट करना। और नेक्स्ट है प्रोफ्यूज। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है एक तरीके से प्रचुर, भरपूर मात्रा में जो भी होता है तो वो होता है प्रचुर, प्रचुर का। तो अब जैसे आप देखेंगे ये जैसे तृप्ति है, तृप्ति मतलब होता है मितव्ययी, मितव्ययी होता है तृप्ति। और स्पार्स मतलब विरल, विरल टाइप जो बोलते हैं उसको स्पार्स हो जाता है। और स्कैर्स ये आपको कल परसों भी एक वीडियो में आया था, तो स्कैर्स मतलब दुर्लभ या अप्राप्त। और जबकि प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होता है। तो एप्लेंटी, एप्लेंटी का मतलब होता है प्राप्त, पर्याप्त, सॉरी, मतलब प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, स्कैर्स का मतलब अपर्याप्त होता है या फिर दुर्लभ होता है। तो इसका हो गया प्लेंटी, ठीक है, तो इसका प्लेंटी हो जाएगा। नेक्स्ट है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधन करना, रेक्टिफिकेशन करना, सुधारना उसको, किसी उसको तो रेक्टिफाई करना बोलते हैं। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। अब इसमें अगर हम सुधारने का पर्यायवाची अगर ढूंढते हैं तो क्या, रेड, रेड, रेड आपने सुना होगा, रेड मारना किसी को कहते हैं। अब रेड का हिंदी क्या होगा पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। रेड मारना, छापा मारना, छापा मारना रेड बोलते हैं। और जैसे बैंड, बैंड में से होता है झुकना। फॉली, फॉली में से मूर्ख। अमेंड, अमेंड मतलब होता है संशोधन करना। तो रेक्टिफाई मतलब रेक्टिफाई करना, सुधार करना, और अमेंड संशोधन करना। तो ये आंसर हो जाएगा गाइस। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। तो अब देखते हैं क्षमा करने के क्या होगी इसमें से। फॉरगेट, फॉरगेट में भूलना। अक्यूज, अक्यूज में से आरोप लगाना। पर्डन, पर्डन में होता है क्षमा करना, ठीक है। तो पर्डन मिस हो गया क्षमा करना। नेक्स्ट जैसे कंपेल है, कंपेल मिस होता है मजबूर। तो गाइज इसमें हो जाएगा पर्डन। लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर एजाइल। अब एजाइल का क्या होगा, एजाइल का मतलब होता है चुस्त, फुर्तीला, ठीक है। एजाइल मतलब चुस्त और फुर्तीला। अब फुर्तीला का फुर्तीला जैसा ही होगा सिनोनिम्स भी। तो डल, डल तो सुस्त हो जाता है। स्टिफ मतलब कठोर हो गया। क्विक, क्विक मीन्स तेज, तीव्र, वो हो जाता है। तो इसका आंसर गाइस क्विक होगा। एजाइल का क्विक हो जाएगा क्योंकि रिगिड मीन्स होता है कठोर। तो गाइस ये हमारे 10 सिनोनिम्स यहाँ पे पूरे होते हैं। वीडियो लंबी मेरी होती है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज ये अभी हमारे 40 क्वेश्चन ही हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो आपको आने वाली है, और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ गाइज, 50 क्वेश्चन अगर आएंगे आपके तो उनमें से कम हर टॉपिक के आपको 4 क्वेश्चन मिलने चाहिए। लगभग 3 या 4 का एक रेशो रहता है, फिक्स नहीं है कि इतने ही आएंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन में से 4 आपको सिनोनिम्स, 4 एंटोनिम्स, 4 आपको ईडियम और 4 एरर इस टाइप से मिलनी चाहिए। तो 3 या 4 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। तो ये एक अलग बात हो जाती है गाइज। तो अब गाइज चालू करते हैं ईडियम्स। आज पहली बार ईडियम का लेके आए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे बहुत ही अच्छे ईडियम्स मैंने उठा के लाया हूँ। तो ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको आ सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, किसी को स्किप नहीं करना है। और एक बार एक थोड़ा अपने माइंड में एक सोच भी डेवलप करनी है कि किस टाइप से ईडियम को सॉल्व करना था। हल्के हल्का थोड़ा थोड़ा पकड़ना होता है, आपको एग्जैक्ट उसका मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, आपको हल्का हल्का पकड़ना होगा, आपको सोचना होगा, आपकी सोच डेवलप करनी होगी। जैसे आप पहला देखेंगे, टू फील एट होम। टू फील एट होम, घर पे हम कैसा फील करते हैं, टू फील एट होम ऐसा महसूस करना कि जैसे वो घर पे हो, ठीक है। इसका एक सेंस देखते हैं। तो घर पे आदमी कैसा फील करता है, आरामदायक, कंफर्टेबल फील करता है। तो उसका इन चारों में से देखना है कि क्या है। तो हमें फर्स्ट में मिल जाता है टू फील कंफर्टेबल। कंफर्टेबल होता है आरामदायक, तो आरामदायक महसूस करना। उसका हम जो ईडियम टू फील एट होम, इसका तो इसका सही वाक्य हो जाता है टू फील कंफर्टेबल, ठीक है गाइज। तो टू फील कंफर्टेबल इसमें हो जाएगा, क्योंकि आप इन चारों ऑप्शनों को एक बार पढ़ेंगे जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो चारों ऑप्शन आपको जरूर पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद ही आपको आंसर करना है। तो जैसे टू फील कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करना। टू मिस वंस होम, घर पे किसी को याद करना, घर पे किसी को याद करना। टू फील आउट ऑफ पैलेस, कि जैसे आउट ऑफ पैलेस में अपने जगह से कहीं बाहर हो, वहाँ पे ऐसे बाहर हो कहीं, ऐसा फील करना, तो ये भी नहीं हो सकता। टू बी रेयरली एट होम, तो इस टाइप के जो ये हैं तो आपको लगेगा। और आप ये समझने की कोशिश करें कि ईडियम में क्या होता है टू फील एट होम। तो आप एक सेंस लगाएं कि घर पे होते हैं तो हम क्या सबसे कंफर्टेबल घर पे ही होते हैं, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो इसका ईडियम्स हो जाएगा टू फील कंफर्टेबल, इसका आंसर हो जाएगा। गो गेटर, गो गेटर है। अब इसका क्या मतलब होता है ये आपको कुछ नहीं समझना, ये रटना है कि क्या होता है गो गेटर का मतलब। तो गो गेटर का मतलब होता है एक रियल अचीवर जो होता है, एक रियल रियल अचीवमेंट होती है, उसको गो गेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक वास्तविक उपलब्धि हो जाती है, तो एक रियल अचीवर होता है। तो आपको रट लेना, गो गेटर का मतलब होता है एक रियल अचीव करना, एक रियल अचीवर होता है, उसको हम गो गेटर कहते हैं। वन हु डज द राइट थिंग्स, एक जो हमेशा राइट सब कुछ अच्छा करता है वो। वन हु रन अवे, जो भाग गया। ए ग्रेडी पर्सन, लालची आदमी, इस टाइप का कुछ नहीं है।
तो ये सारे गलत हो जाएंगे, सिर्फ ए रियल अचीवर, ये आपको रटना है, ठीक है, तो ये आपको रट लेना है। नेक्स्ट है गाइज आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट होता है, आउट ऑफ डेट मतलब ये कहते हैं एक्सपायरी हो गया इसका, आउट ऑफ डेट है। मतलब आउट ऑफ डेट का मतलब होता है एक तरीके से जो अब प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित है, मतलब अब प्रचलन में नहीं है वो चीज़, उसको आउट ऑफ डेट कहते हैं। तो अब जैसे इसमें आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, आपकी आदत डालनी है कि आप 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। जैसे बीइंग केयरलेस, तो लापरवाह होना। समथिंग ओल्ड फैशन्ड, जो मतलब फैशन जो फैशन में पुराना हो चुका है वो। ए वर्थलेस फेलो, जिसको कहेंगे आप बेकार का साथी। ए डेट सीड, डेट मीन्स होता है तारीख भी होता है, लेकिन डेट सीड के बारे में बात कर रहा है, तो डेट मीन्स होता है खजूर, तो खजूर का बीज, तो ये कुछ नहीं होगा। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब डेट से बाहर हो गया, मतलब प्रचलन में ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, समथिंग ओल्ड फैशन्ड, मतलब पुराने फैशन में नहीं है, पुराना हो गया, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ डेट, राइट। तो ऐसे आपको याद करना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये आपको जैसे आ जाता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उस चीज़ को कहते हैं जो वास्तव में होता है ना, उसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं। जो वास्तव में होता है उसी को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। तो अगर आप इसका ढूंढोगे तो चारों आपको पढ़ने होंगे। तो एक्चुअली एज इट हैपन्स, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब तथ्यों का मामला है, मैटर है, तथ्यों का मामला है, तो मतलब एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब वही है। तो एक्चुअली एज इट हैपन, एक्चुअली एज इट हैपन, असल में जैसा है वैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअली एज इट हैपन। टू सीज ए गुड अपॉर्चुनिटी, तो ये हो ही नहीं सकता, सुअवसर का लाभ उठाना, ऐसा थोड़ी ना है। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करना और क्षमा करना, ठीक है, भूल जाना और क्षमा कर देना। जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पर, तो ये सारी ऑप्शन देख रहे हो आप, इसमें बैठ ही ना है। एक्चुअली एट इट हैपन, असल में जैसा होता है वैसा ही है, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट गाइस, पुल अप योर सॉक्स। पुल अप, पुल अप मीन्स होता है खींचना, और योर सॉक्स, अपनी सॉक्स जुराब्स होती हैं, सॉक्स होती हैं, सॉक्स को ऊपर खींचना। तो इसका मतलब आप सॉक्स ऊपर खींच रहे हो, मतलब कुछ एफर्ट कर रहे हो, नीचे चली गई, ऊपर खींच रहे हो, मतलब एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसको देखो, तो इसका सेंस यहाँ पे निकालना है आपको, ऐसे माइंड में बैठाना है कि टू पुल अप योर सॉक्स मीन्स हो गया कि यार सॉक्स को ऊपर खींचना, मतलब हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा सॉक्स नीचे चला गया, तो इसलिए हम ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढक रहे हैं, मतलब सही तरीके से कर रहे हैं कि हम सब कुछ फिट हो जाए। तो उसके लिए हम वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे, देखिए जैसे एक वर्ड है टू लूज वंस टेम्पर। टेम्पर मीन्स होता है गुस्सा, तो टेम्पर, तो लूज, टेम्पर लूज हो गया, टू लूज वंस टेम्पर। टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू पुट इन, पुट करना, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, एफर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफर्ट को, एफर्ट मीन्स प्रयास करना, तो एक्स्ट्रा प्रयास करना, तो उसको कहते हैं टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। टू प्ले ए जोक ऑन समवन, तो किसी से मजाक करना, टू प्ले ए जोक ऑन समवन, किसी से मजाक करना। तो टू सस्पेक्ट सम फाउल प्ले, जो फाउल प्ले होता है, जो फाउल क्या बोलेंगे फाउल को, मतलब फाउल प्ले, झूठा, जो नकली इस टाइप का खेल होता है उसको फाउल प्ले बोलते हैं, ठीक है। तो टू सस्पेक्ट समवन, तो नकली खेल होता है, उस पर सस्पेक्ट, संदेह करना होता है। तो आप देखिए इसमें कि आप अपनी सॉक्स को खींच रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसका एक ही आपको अर्थ निकल के आता है यहाँ पे, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इनको मिलाना होता है। अब अगला आ जाता है जैसे आई वॉश। आई वॉश करके हमारी आंखों के सामने से ही सब कुछ कर जाता है, आई वॉश हो गया, हमारी आंखों के सामने धो गया हमें, तो उसको क्या कहते हैं, धोखा देना, ठीक है। तो ए प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम, जैसे इसमें ऑप्शन में है ए प्रॉब्लम, तो गाइस आपको लगता है कि ए प्रॉब्लम होगा, आंखों के सामने ही कोई अगर कुछ धोखा दे देता तो उसको ए प्रॉब्लम कहेंगे, नहीं। ए फैक्ट, फैक्ट तो तथ्य होता है एक तथ्य। ए सॉल्यूशन, आंखों के सामने कोई धो गया तो उसको सॉल्यूशन थोड़ी ना कहेंगे। ए डिसेप्शन, ए डिसेप्शन, ये डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, डिसेप्शन मीन्स होता है धोखा, तो उसको कहेंगे धोखा देना। कोई आंखों के सामने ही अगर हमें धो रहा है, इसका मतलब वो धोखा दे रहा है हमें, तो ए डिसेप्शन इसका गाइस हो जाएगा, तो आप बिल्कुल रट के रखिए। नेक्स्ट है जैसे टू पिकअप द थ्रेड्स, टू पिकअप द थ्रेड्स, थ्रेड्स टू पिकअप, पिकअप मीन्स जैसे थ्रेड्स, पिकअप मीन्स कह सकते हैं उसको, थ्रेड्स मीन्स धागे हो जाते हैं, और पिकअप बटोरना, तो धागों को अगर बटोरना कोई शुरू कर दे तो इसका मतलब कुछ तो वो नया करने वाला है, मतलब
धागे बटोर रहा है तो इसका मतलब कुछ नया करेगा। तो इस टाइप से आप इसमें देखिए। तो जैसे टू एग्जामिन एन इशू सीरियसली, किसी मुद्दे को सीरियसली एग्जामिन करना। बीइंग रिसीव्ड वेरी वार्मली, मतलब गर्म जोशी के साथ रिसीव करना, लाइक इस टाइप से हम कह सकते हैं। टू रिस्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, पिछला जो बिंदु था उससे पुनः आरंभ करना, एक तो ये हो जाता है इसका। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एक शॉर्ट डिस्टेंस। तो आप इसमें जब सोचेंगे कि टू पिकअप द थ्रेड्स, मतलब धागे इकट्ठा कर रहा है बंदा, इसका मतलब कुछ काम करेगा, कुछ स्टार्ट करेगा न्यू। तो आप इसमें जब सेंस देखेंगे तो यही आपको समझ आएगा, टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस क्लोज पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है गाइस, टू पिकअप द थ्रेड्स का मतलब हो गया, इसका मतलब जो इडियम्स का आप इसका जो मैन एग्जैक्ट आंसर करेंगे वो हो जाएगा टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज पॉइंट। पुराना जो पॉइंट समापन बिंदु था आपका, जहाँ पे आपने क्लोज किया था, वहाँ से दोबारा रिस्टार्ट करना, वो इसका हो जाता है गाइस। अगला देखेंगे आप 8 नंबर का, सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट, सेल सवार होना, इन द सेम बोट एक ही बोट में सवार हो जाना, एक ही नाव में सवार हो गए हम। तो इसका क्या कहते हैं कि एक ही नाव में सवार हो गए, मतलब दोनों एक जैसे ही हैं। अब अगर नाव डूबेगी तो दोनों ही डूबेंगे, सीधी बात है। तो इसका हमें देखना है, तो टू सेल इन द सेम बोट, एक ही नाव में सवार होना। तो इसका देखेंगे, जैसे दे पे ए वेरी स्लो प्राइस ऑफ समथिंग, ए वेरी पे भुगतान करना, ए वेरी लो प्राइस फॉर समथिंग, किसी के लिए बहुत कम मूल्य का भुगतान करना। तो ये थोड़ी ना है किसी एक बोर्ड में बैठ के, इसमें क्या मतलब हुआ, तो ये भी नहीं होगा, इसको आप गलत कर देंगे। एक हो गया बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, जैसे दूसरे हैं उसी स्थिति में होना। अब जैसे हम एक ही नाव में बैठे हैं, तो जैसे दूसरा भाई बैठा है, वो अगर मुसीबत में तो हम भी मुसीबत में, सीधी बात है ना नाव में। क्योंकि मान लीजिए नाव में तूफान आ रहा है पानी में, तो अगर वो मुसीबत में है, वो डर रहा है, तो हम भी डरेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, जैसा दूसरे हैं वैसे ही हम भी उसी स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उसको कहेंगे सेल इन द सेम बोट। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगला जैसे आप देखेंगे बी इन हैवी डेट, तो डेट मीन्स होता है कर्जा, तो भारी कर्जे में होना, तो ये भी नहीं होगा भारी कर्जे में होना। अब इसमें कैसे हुआ, दूसरा भारी कर्जे में, तो हम थोड़ी ना कोई भारी कर्जे में होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है। तो गो फॉर ए बोट राइड, जैसे मिलेगा गो फॉर ए बोट राइड, मतलब एक नाव की सवारी करने के लिए जाना। तो ये थोड़ी ना है कि इससे कैसे पता चला कि हम सेम बोट में। तो इसका सेम बोट में बैठने का, सवार होने का मतलब ये हो गया कि बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, जैसा दूसरे जिस स्थिति में वैसी स्थिति में हम, सॉरी। तो ये हो गया। नेक्स्ट वन इज कट वन शॉर्ट। कट वन शॉर्ट, छोटा कट मार देना, छोटा काटना, कट मारना। जैसे कुछ कोई बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए आप मेरी सुन रहे हैं और कोई आपके आगे से पीछे आगे कुछ बोलने लग जाए, तो कट मारना हो गया ना एक तरीके से। तो वो उसको क्या करेंगे, बीच में आके कट मारा, मतलब हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है कोई। तो ये इसका जैसे हो जाएगा टू इंटरप्ट समवन। टू इंटरप्ट समवन, किसी को मतलब बाधित करना, वो हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा टू इंटरप्ट समवन, किसी को बाधित करना। अगला है गाइस, वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं लगभग। ठीक है गाइस, तो जैसे टू टेक वन सेट ऑफ। टू टेक वन सेट ऑफ, इसका क्या मतलब होता है, ये आप रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यार ये चीज़ें। इनमें आपको सेंस इतना लगेगा नहीं, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टेक वन सेट ऑफ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हेड्स ऑफ, हम कहते हैं ना कि जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं या कोई हमने देखा कि कितना अच्छा कर रहा है, और हमें जैसे एकदम से उसने बहुत अच्छा किया, तो हम कहते हैं कि हेड्स ऑफ गाइस, यू आर ब्रिलियंट, यू डिड वेरी ब्रिलियंट थिंग। तो तुमने बहुत अच्छा किया, तो हेड्स ऑफ करते हैं हम उसको, सलामी देते हैं एक तरीके से। तो क्या करते हैं हम, हेड्स ऑफ कह के उसको, उसकी खुशी मतलब उसकी हम प्रशंसा करते हैं एक तरीके से। तो उसको क्या कहते हैं, टू एडमायर समवन। एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, समवन किसी की, तो किसी की प्रशंसा करना। तो टू टेक वन सेट हेड ऑफ, इसका मतलब किसी को सलामी अगर आप दे रहे हो, इसका मतलब खुश हो दे रहे हो। वो सल्यूट मारना, पुलिस वाला सल्यूट नहीं है ये एक हेड्स ऑफ कहते हैं हम किसी को भी, आपने कभी देखा होगा हेड्स ऑफ गाइस। तो उसका मतलब होता है कि किसी, जब कोई बहुत अच्छा होता है, हम उससे खुश हो गए, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, तो ये गाइस इस तरीके से आज ईडीएम हमने किए, सिनोनिम्स किए, एंटोनिम्स किए हमने, और वन वर्ड किए, और स्पेलिंग एरर हमने यहाँ पे किया। तो ये सारी चीज़ें हमने की गाइस। तो इस तरीके से गाइस ये हमने 50 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और बहुत अच्छा कंटेंट हमने इकट्ठे किया। आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ते रहें, और आगे जो एक अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए भी हम ये वीडियो बना रहे हैं, IMA
की शायद है, IMA करके कुछ है, उसका होने वाला है। 41 FAD है, बेंगलुरु का है आपका ASE बेंगलुरु, उनका इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे। और गाइज ये जो भी हमने करवाया था इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको हिंदी सहित आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ एक लिस्ट, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके हो गए 1 वर्ड। ये गाइज हो गए आपके एंटोनिम्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो बोल्ड हो रखे हैं वही इसके आंसर हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हो जाता है आपका सिनोनिम्स, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हैं ईडियम्स, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज अब आपने ये सारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखे, इनको आप रिवाइज करते रहें। तो मोस्टली मैं समझता हूँ कि आपके क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे उनमें से। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर ये जो PDF है ये अगर चाहिए तो आपको, अगर ये पूरा PDF आपको अगर चाहिए तो इसका लिंक हम एक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका, टेलीग्राम चैनल का। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर हम जो सारी वीडियो जो बनाते हैं वो सारी वहाँ पे अपलोड भी करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पर। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उनको भी ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लें, उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे ये आपको सारे PDF भी हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अपने जो भी दोस्त हैं, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सबको बहुत फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो लाइक करना और कमेंट करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ की तो आप उसको कमेंट ज़रूर करके मुझे एक बार बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो थैंक यू सो मच। तो अगेन आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद।